नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे तुगलक वंश और पिछली क्लास में हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक। मैं आपको बता चुका था कि 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु किस प्रकार हुई थी, वह एक अभियान पर जा रहा था जिसका नाम था ठट्टा अभियान। ठट्टा सिंध की एक जगह है। सिंध वह पंजाब है जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में पहुंच चुका है, हिंदुस्तान में नहीं है। सिंध की एक जगह थी ठट्टा, वहीं पर एक विद्रोह का दमन करने जा रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। रास्ते में ही तबीयत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो अगला शासक बना वह बना फिरोज शाह तुगलक। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का छोटा भाई था, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ज़्यादातर जो मान्य में है वह चचेरा भाई ही है। हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक एक पॉइंट करके। सबसे पहले लिख लेते हैं कि यह चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक जिसका वास्तविक नाम था जोना खां। अगला पॉइंट, यह प्रथम सुल्तान था जिसका कि राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। दिल्ली सल्तनत में आज तक यानी कि इससे पहले कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ था जिसका कि राज्याभिषेक 2 बार हुआ हो। यह पहला शासक था जिसका कि राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। इसी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का सबसे दयालु और परोपकारी शासक। दोस्तों, जो अंग्रेज इतिहासकार थे एलिफ आइंस्टीन, जब उन्होंने पढ़ा इसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो इसको बताया कि यह दिल्ली सल्तनत का सबसे दयालु, सबसे परोपकारी शासक था। और जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया कि ये सबसे पढ़ा लिखा और सबसे पागल शासक था। और दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक को सबसे दयालु और परोपकारी बताने के कारण साथ ही साथ तुलना कर दी इसकी अकबर से, कि जिस प्रकार मुगल काल में अकबर ने अच्छे अच्छे कार्य किए, अकबर जनता का प्रिय हो गया, उसी प्रकार दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने अच्छे अच्छे कार्य किए थे, जनता के हित में बहुत कार्य किए थे। इसीलिए इसकी तुलना कर दी अकबर से और इसको कहा गया सल्तनत काल का अकबर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि सल्तनत काल का अकबर किसको कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। दोस्तों, इसी ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया। सबसे ज़्यादा जो नहरों का निर्माण कराया वह कराया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसकी शुरुआत की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। जो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कार्य शुरू कराया था वह कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन सर्वाधिक नहरें जो बनवाई थी वह बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों, इसने हरियाणा के सिरसा नामक स्थान पर एक नहर लगवाई, एक नहर खुदवाई, सिरसा जो कि पड़ता है हरियाणा में। यहाँ पर इसने एक नहर खुदवाई और इस नहर की एक खास बात यह थी कि इसने इसके दोनों साइडों में 1200 बाग लगाए जिसमें फल और फूल थे, यानी कि फल और फूलों के 1200 बाग लगाए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने कि 1200 बाग लगवाए थे, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, इसी ने एक फ्री चिकित्सालय खोला जिसे मुफ्त चिकित्सालय
फ्री हॉस्पिटल जो खोला इसने दिल्ली में, और दोस्तों इस चिकित्सालय का नाम था दार उल शिफा। इस चिकित्सालय में, इस हॉस्पिटल में सभी को फ्री दवाई दी जाती थी। और दोस्तों इसने एक आर्थिक विभाग की स्थापना की। और दोस्तों इस विभाग का नाम था दीवाने खैरात। इसने अपनी जनता की आर्थिक मदद करने के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम रखा दीवाने खैरात, कि यदि जनता में, इसकी प्रजा में किसी को पैसे की तंगी पड़ती है तो वह इसी विभाग से आकर अपनी समस्या बता सकता है और पैसे का निवारण कर सकता है, पैसे ले सकता है। दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत में चल रहे थे टैक्सेस, कर, वह इससे पहले 24 प्रकार के कर चल रहे थे और इसने 24 करों को समाप्त किया और केवल 4 करों को लागू कराया। चौबीस कर इसने समाप्त किए और केवल 4 कर लागू किए। दोस्तों इसने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया। इसने क्या किया कि इसने सैनिक के पद को वंशानुगत बना दिया। इसको समझते हैं कि सैनिक के पद को वंशानुगत बनाने का मतलब क्या था। इसकी सेना में जो भी लोग कार्य करते थे, जो भी सैनिक थे इसके सेना में, इसने एक नियम बनाया कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने एक नियम बनाया कि अपनी जनता को, उसने अपने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू कर दिया। उसी की तर्ज पर फिरोज शाह तुगलक ने एक कार्य किया कि यदि उसकी सेना से कोई सैनिक बाहर हो जाता है, यानी कि जब ओवर एज हो जाती है, जब वह सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसके बदले उसका पुत्र आकर उसकी जॉब कर सकता है, उसकी नौकरी कर सकता है। जो वो सैलरी उसके पिता की आती थी, वही सैलरी उसके पुत्र की भी ऐसे की ऐसी उसके घर पर पहुंचती रहेगी। उसको आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों यह प्रथम सुल्तान था जिसने कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। प्रथम सुल्तान जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर बता देता हूं। सती प्रथा एक आत्महत्या की, यानी कि जबरदस्ती मारने की एक विधि थी जो हिंदू धर्म में चलाई जाती थी। इसमें क्या होता था कि यदि किसी का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को भी उसकी चिता में जिंदा जलना होता था। उसी को कहा जाता था सती प्रथा, जिसकी शुरुआत हुई थी गुप्त वंश से। गुप्त वंश में जब शासन कर रहा था रामगुप्त, रामगुप्त का ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था गोपराज। गोपराज की जब मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु में, यानी इसकी चिता पर सबसे पहले इसकी पत्नी ही लेटी थी, इसकी पत्नी ही बैठी थी। उसने सबसे पहले सती होकर के सती प्रथा को आगे बढ़ाया था, सती प्रथा की शुरुआत की थी, जो कि कहाँ से हुई थी? गुप्त वंश से। और इसका जो हमें पता चलता है, इसका जो उल्लेख मिलता है वह एक अभिलेख में मिलता है जिसका नाम है ऐरण अभिलेख, और इसको लिखवाया था भानुगुप्त ने। और दोस्तों इसको जो पूर्णतः प्रतिबंधित किया था, पूर्ण रूप से बंद किया था, वह 1829 ईस्वी में किया था, जो हमारे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। हालांकि इसके बाद 2 शासक और हुए जिन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया, एक अकबर और एक औरंगजेब। लेकिन पूर्ण रूप से जो समाप्त किया, पूर्ण रूप से जो बंद किया, वह क्या? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसमें इनकी मदद की थी हमारे भारत के बहुत ही विद्वान व्यक्ति राजा राम मोहन राय ने। चलिए बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों यह एक बहुत धार्मिक कट्टर भी था।
यह इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था और इसने भी हिंदू धर्म को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। इसने बहुत से मंदिरों को तोड़वाया और इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। और धार्मिक कट्टरवादी के कारण ही इसकी तुलना की जाती है औरंगजेब से और इसको कहा जाता है सल्तनत काल का औरंगजेब। सल्तनत काल का अकबर और औरंगजेब इसी को कहा जाता है। दोस्तों इसने 2 मंदिरों को नष्ट कराया, जिसमें एक मंदिर था जगन्नाथ देव का मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो हमारा ओडिशा राज्य है उसी में एक जगह है पुरी। पुरी में यह मंदिर पड़ता है। ओडिशा के पुरी में यह मंदिर स्थित है। इसी में इसने जो संस्कृत के दस्तावेज रखे थे उन सभी को फाड़कर जला दिया, फेंकवा दिया और मूर्तियों को ध्वस्त करा दिया। और दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के मंदिर को भी इसने ध्वस्त करा दिया था और वहाँ की जो मूर्ति वगैरह थी बाहर फेंकवा दी थी। और दोस्तों इसने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया जो कि बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। जजिया कर जिसकी शुरुआत की थी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। और जब जजिया कर लिया जाता था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था तो वह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। किससे नहीं लिया जाता था? विधवाओं से, विकलांगों से और ब्राह्मणों से। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया तो इसने कहा क्यों, ब्राह्मण भी तो हिंदू होते हैं, ये भी तो काफिर हैं, इनसे भी जजिया कर लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों वेरी मोस्ट पॉइंट, ब्राह्मणों से भी इसने जजिया कर लिया। दोस्तों बात है 1369 ईस्वी की, जिस एक मीनार है दिल्ली में जिसका नाम है कुतुब मीनार, जिसकी की स्थापना की थी यानी कि नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा कराया था आकर इल्तुतमिश ने। 1369 ईस्वी में एक घटना घटित हुई, आकाशीय बिजली गिर गई उसके ऊपर और जो उसकी चौथी और पांचवी मंजिल थी वह ध्वस्त हो गई। चौथी व पांचवी मंजिल जो थी उसकी ध्वस्त हो गई, तो उसका पुनर्निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करते हैं इसके कुछ और महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 20 अगस्त को हमारा पीईटी का एग्ज़ाम होना है और पीईटी में हिस्ट्री जो है 10 नंबर की आ रही है। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पीईटी के एग्ज़ाम से पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे कि आपके 10 नंबर पक्के हो जाएं। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बहुत डीपली पढ़ाऊँगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो कि आपको परचेस बैच में भी नहीं मिलेंगे। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों हमारे भारत में जो सबसे पुराने अभिलेख मिलते हैं वह अशोक के मिलते हैं, जिनको कि सबसे पहले पढ़ने में सफलता पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने, और कब पाई थी 1837 ईस्वी में। तो दोस्तों इसके जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे उनको इसने शिफ्ट करा दिया, ट्रांसफ़र करा दिया, स्थानांतरित करा दिया फिरोज शाह कोटला में। वह कौन कौन से
स्तंभ थे, देखेंगे कौन कौन से अभिलेख थे। एक का नाम था टोपरा स्तंभ, ये टोपरा अभिलेख। यदि बात की जाए टोपरा अभिलेख की, तो जो हमारा हरियाणा राज्य है, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अंबाला डिस्ट्रिक्ट, अंबाला राज्य। और यदि बात की जाए दूसरे पिलर की, दूसरे अभिलेख की, तो वह है हमारा मेरठ पिलर, मेरठ अभिलेख। यदि बात की जाए मेरठ की, तो हमारे उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरठ, तो मेरठ अभिलेख सही मिला है, यानी कि यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। जो दो अशोक के अभिलेख थे, इन दोनों को इसने ट्रांसफर करा दिया, स्थानांतरित करा दिया, कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला में। फिरोज शाह कोटला जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में। यदि बात की जाए फिरोज शाह की, यानी कि फिरोज शाह कोटला पर हमारे एक इंडिया का क्रिकेट स्टेडियम भी है, जो कि कई बार पूछा गया है कि उसका नाम क्या है। तो पहले उसका नाम था फिरोज शाह कोटला, लेकिन अब उसका नाम बदलकर हमारे जो वित्त मंत्री थे, लास्ट ईयर एक्सपायर हुए हैं, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो इसने स्वयं लिखी थी, और इसकी आत्मकथा का नाम था फतूहात है फिरोज शाही, फतूहात है फिरोज शाही। दोस्तों इसने अपने शासनकाल में 6 नए शहरों का भी निर्माण कराया, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम एक एक करके। जो पहला शहर आता है वह आता है फिरोजा। फिरोजा जो हमारा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में हरियाणा जो स्टेट है उसमें एक वर्तमान जिसका नाम कर दिया गया है हिसार, हिसार का ही पुराना नाम था फिरोजा। इसी ने इसका स्थापना की थी, इसी को बसाया था। और इसने दूसरा डिस्ट्रिक्ट बसाया था जिसका कि नाम था फतेहाबाद। दोस्तों इसका एक पुत्र था जिसका नाम था फतेह खान। इसके पुत्र का यहाँ पर जन्म हुआ था, और इसके जन्म के उपलक्ष्य में ही इसने एक शहर की स्थापना करा दी, जिसका नाम रखा फतेहाबाद। और यह कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और दोस्तों इसने एक तीसरा शहर बसाया जिसका नाम था फिरोजपुर। यदि बात की जाए फिरोजपुर की, तो जो पंजाब में सतलज नदी है, सतलज नदी के किनारे इसने एक शहर बसाया और उसका नाम रखा फिरोजपुर। और दोस्तों इसने चौथा शहर बसाया फिरोज शाह कोटला। जो कि स्थित है दिल्ली में। दोस्तों इसने पांचवा शहर बसाया जिसका नाम था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो कि हमारे यूपी में स्थित है। और दोस्तों फिरोजाबाद जो है कांच के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको कहा जाता है भारत की कांच नगरी या चूड़ी नगरी। पूछा जाता है कि भारत का कांच वाला शहर, गिलास सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है फिरोजाबाद को। कांच नगरी। और दोस्तों इसने जो छठा शहर बसाया वह बसाया इसने अपने बड़े भाई के नाम पर, जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर जो इसका भाई था जौना खां, उसी के नाम पर बसाया गया। और दोस्तों जौनपुर वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि इसी को कहा जाता है सिराज हिंद।
सिराज हिंद, या इसी का दूसरा नाम है पूरब का सिराज। दोस्तों ईरान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सिराज। मैं आपको बताऊंगा कि यह क्यों फेमस है। ईरान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सिराज, और सिराज जो है शिक्षा के लिए फेमस है। वहाँ पर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाती है। और यूपी में जो सबसे अच्छी शिक्षा दी जाती थी वह जौनपुर में दी जाती थी, शायद अभी भी दी जाती है ऐसा माना जाता है। इसीलिए जौनपुर की तुलना कर दी इसने सिराज से, और इसीलिए कहा गया जौनपुर को सिराज हिंद, हिंदुस्तान का सिराज या पूरब का सिराज। क्योंकि जौनपुर हमारे पूरब उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसीलिए इसको कहा जाता है पूरब का सिराज। हम बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों इसकी मृत्यु हुई 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, और 1388 से लेकर के 1394 ईस्वी तक, 1388 से 1394 ईस्वी के बीच में 5 शासक आए जो कि अयोग्य शासक हुए। वह इस शासन को नहीं चला सके, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बाद तो तुगलक वंश पूर्ण तरह से समझ ले कि समाप्ति की कगार पर आ गया था, इसका पतन होना शुरू हो गया था। इसी बीच में 5 शासक आए 6 साल के अंतर्गत, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था नसीरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद जिसका कि शासनकाल रहा 1394 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। यह भी बहुत डरपोक अयोग्य शासक था। अभी हम बात करेंगे इसी के बारे में। पढ़ना हमारे लिए मोस्ट नहीं था, लेकिन इसका एक पॉइंट है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए हमें इसको पढ़ना है। दोस्तों एक जगह, एक देश है जिसका नाम है तुर्क, और तुर्क के समरकंद नामक स्थान पर एक राजा शासन कर रहा था जिसका नाम था तैमूर खान। तैमूर खान दोस्तों करीना कपूर के बेटे का भी नाम है, आप आसानी से याद कर सकते हो। और दोस्तों तैमूर खान जो था यह विकलांग था, यह लंगड़ा था, इसीलिए इसको कहा जाता था तैमूर लंग्स। दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद का एक सेनापति था, एक मंत्री था जिसका नाम था खिज्र खान। दोस्तों दिल्ली को लूटना चाहता था तैमूर खान, लेकिन उसके पास कोई जरिया नहीं था, कोई सहारा नहीं था, तो उसने सहारा लिया किसका? खिज्र खान का। तैमूर खान ने खिज्र खान से कहा कि तुम मेरी नसीरुद्दीन महमूद को हराने में मदद करो, युद्ध में इसको मरवाओ, तो मैं जितना भी क्षेत्र जीतूंगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम वहां पर शासन कर सकते हो, तुम सेनापति से राजा बन सकते हो। और खिज्र खान आ गया तैमूर खान की बातों में, और इसने धोखा कर दिया किसके साथ? नसीरुद्दीन महमूद के साथ, और साथ दिया किसका? तैमूर खान का। जब इसने साथ दिया तैमूर खान का, तो तैमूर खान ने नसीरुद्दीन महमूद को हरा दिया, और हरा करके भारत को लूट करके चला गया, और कुछ हिस्सा किसको दे गया? खिज्र खान को। दोस्तों जब दे गया खिज्र खान को, तो 1414 ईस्वी में ही खिज्र खान ने नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाया और खुद बन गया दिल्ली का अगला सुल्तान, दिल्ली का अगला शासक। और दिल्ली का अगला शासक बनके इसने एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम रखा सैयद वंश। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। हमारा तुगलक वंश समाप्त हो चुका है। जब हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो बात करेंगे सैयद वंश के बारे में। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं, और अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।